हेलो बच्चों, नमस्कार। 12th क्लास के फिजिक्स वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो लेक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर 12 है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने रदरफोर्ड सोडी के चरघातांकी क्षय का नियम पढ़ा था, जिसमें आता है विघटन की दर समानुपात होती है सक्रिय नाभिकों की संख्या के। सक्रिय का मतलब यहाँ पर है एक्टिव, अभिक्रिया में इस समय कितने नाभिक उपस्थित है, सक्रिय नाभिकों की संख्या। वो डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका था, आपका रिजल्ट भी निकल चुका था, लेकिन उस डेरिवेशन को एक बार और देखेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको इंपॉर्टेंट आप डाल दीजिएगा। ये आपको ध्यान रखना है, विघटन की दर प्रोपोर्शनल सक्रिय नाभिकों की संख्या। विघटन मतलब होता है खर्च होना। यहां लिखा मैंने dn बाई dt, यानी n का अवकलन हो रहा है। n का t के सापेक्ष अवकलन, dn बाई dt का मतलब ये होता है n का t के सापेक्ष अवकलन। और यहां पर ये नेगेटिव का चिन्ह शो कर रहा है कि यहां पर लगातार कमी हो रही है। प्रोपोर्शनल सक्रिय नाभिकों की संख्या, उस समय उपस्थित नाभिकों की संख्या, ये हो गया बेटा। अब इसके बाद क्या होता है कि जब भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है, dn बाई dt लिखा आपने, जब भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो उसकी जगह एक नियतांक आ जाएगा। नियतांक लिखा है यहां पर लैम्डा। ये लैम्डा क्या हो गया? लैम्डा होता है बेटा क्षय नियतांक। क्षय को इंग्लिश में डीके कहा जाता है। क्षय नियतांक यानी ये हो गया डीके कांस्टेंट। क्लियर? आगे इसको सॉल्यूशन करते हैं तो ये आता है dn अपॉन n को नीचे ले आते हैं और dt को इस तरफ ले आते हैं, समीकरण के इस तरफ। नेगेटिव चिन्ह इधर ले जाते हैं तो क्या बचेगा? dn अपॉन n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू dt। ठीक है, पूरा डेरिवेशन में दोबारा से समझा रहा हूं आपको क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको समझ में आना भी चाहिए। यहां तक हमारा आ गया dn अपॉन n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू dt। आइए आगे देखते हैं। dn अपॉन n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू dt। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ इंटीग्रेशन, समाकलन करने पर। अब समाकलन प्रत्येक बच्चे को आना चाहिए। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा भी है कि सर एक बार समाकलन का फॉर्मूला बता दीजिए। तो देखिए बेटा, समाकलन इंटीग्रेशन, समाकलन का सिंबल इस तरह से है। यहां पर dn अपॉन n का इंटीग्रेशन आपको करना है। 11th क्लास में आपने सीखा होगा 1 अपॉन x का dx के सापेक्ष समाकलन। इसका फॉर्मूला आता है log x बेस e, यहां पर e है, यहां पर कई बार बेस 10 होता है, यहां पर बेस e है। ठीक है ना, इसका चेंजिंग का भी तरीका होता है, log x बेस e आ लिखा मैंने। समाकलन दो प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं। एक होता है निश्चित समाकलन और एक होता है अनिश्चित समाकलन। अगर लिमिट है तो वो होता है निश्चित समाकलन और लिमिट नहीं है तो वहां पर अनिश्चित समाकलन, लास्ट में c लिख दिया जाता है। ठीक है बेटा, एक तो ये यहां पर ये हो गया। एक आप इसको भी देखिए, अगर आप dx का केवल dx का समाकलन करते हो तो एक्चुअल में यहाँ पर हिडन चीज होती है, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होता है, तो dx का समाकलन होता है x। अगर आप dt का समाकलन करोगे तो इसका समाकलन हो जाएगा t। ठीक है, यहां पर देखिए आप ध्यान से, इसका तो समाकलन हो गया log x बेस e और c आपको लास्ट में लगाना ही है। और देखिए बेटा dt का समाकलन हो गया t, तो माइनस लैम्डा इंटू dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया? देखिए बच्चों, माइनस लैम्डा इंटू dt। तो आपने क्या करा? इस लैम्डा को बाहर ले गए, अंदर क्या बचेगा? केवल dt। माइनस लैम्डा की जगह माइनस लैम्डा, dt का इंटीग्रेशन क्या बताया आपको? t, तो इसकी जगह क्या आ गया? लैम्डा इंटू टी। आइए इसका यूज करते हैं दोनों तरफ समाकलन करने पर, अर्थात यहां पर आ जाएगा dn अपॉन n इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा माइनस लैम्डा इंटू dt। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। माइनस लैम्डा को बाहर निकाल लेंगे
इसकी जगह एज इट इज लिखेंगे dn/n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, यहाँ बचेगा dt। अब इंटीग्रेशन लगाएंगे। हमें पता है कि dn/n इसका समाकलन होता है log x बेस e, तो यहाँ पर x नहीं आएगा, यहाँ पर n आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर n है ना। अगर यहाँ x होता तो यहाँ x आ जाता। dn/n का log n बेस e इज इक्वल टू माइनस लैम्डा की जगह माइनस लैम्डा, dt का इंटीग्रेशन t, और लास्ट में लगा देंगे हम c। c यहाँ क्या है, यहाँ पर ये कांस्टेंट है। अब इसको समीकरण नाम दिया, इसको हमने कभी वहां पर इससे पहले वाले को समीकरण 1 नाम दिया, ये समीकरण नंबर 2 आ जाएगी। अब c की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो बच्चों देखिए c की वैल्यू किस तरह से ज्ञात करेंगे, उसका भी आपको तरीका ध्यान रखना है। क्योंकि आप जानते हैं, आपको थ्योरेटिकल बात लिखाई थी मैंने कल की वीडियो लेक्चर में, कि t इज इक्वल टू 0 पर, यानी प्रारंभ में सक्रिय परमाणुओं की संख्या कितनी है। प्रारंभ में सक्रिय परमाणुओं की संख्या n0 है, यानी n की जगह क्या आ जाएगा, n यहाँ पर किसी समय परमाणु है, और किसी समय यहाँ पर अगर प्रारंभ की बात करूं तो उस प्रारंभ में सक्रिय परमाणु n0 है। बात क्लियर। यानी t इज इक्वल टू 0 पर n इज इक्वल टू n0 आप यहां रख सकते हो। तो log n0 बेस e इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, t की जगह 0 प्लस c। यानी आपने समीकरण नंबर 2 में टाइम रखा t इज इक्वल टू 0, तो उस समय सक्रिय परमाणुओं की संख्या n0 है, यहां पर आपने n0 लिख दिया। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, log n0 बेस e इज इक्वल टू 0 हो गया c, तो c का मान ये आ गया, c इज इक्वल टू log n0 बेस e। समीकरण 2 में c का मान रखने पर, आपको समीकरण 2 में c का मान रखोगे तो क्या आ जाएगा, log n बेस e इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू टी प्लस log n0 बेस e। यहां पर आप दोनों चीजों को समझना अच्छे से। n0 तो है प्रारंभ में सक्रिय परमाणुओं की संख्या, और n है t समय पर सक्रिय परमाणुओं की संख्या। बात क्लियर है बेटा, क्योंकि यहां पर हमने t इक्वल टू 0 रखा, तब यहां पर हमने n0 रखा। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा सक्रिय परमाणु की संख्या कम होती जाएगी। आपको कल मैंने एक बाल्टी का एग्जांपल दिया था जिसमें पानी भरा हुआ था, तो अगर आपने इसमें होल कर दिया तो क्या होगा बेटा, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा क्या होता चला जाएगा, पानी का लेवल, यानी पानी बाहर चला जाएगा, पानी का लेवल घटता चला जाएगा। तो यहाँ पर सक्रियता, वहां पर जो है सक्रिय का मतलब होता है, आप ऐसे ध्यान रखिएगा, सक्रिय बाल्टी के अंदर जितना पानी है वो सक्रिय है, तो प्रारंभ में सक्रिय कितना है, वो n0 है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया सक्रिय घटता चला जाएगा, और लास्ट में जाकर 0 हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर ये समीकरण आ गए। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए बेटा, इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहां से इसको आगे बढ़ाएंगे। लिखा log n बेस e इज इक्वल टू, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं, लैम्डा इंटू टी प्लस log n0 बेस e। एक चीज ध्यान रखना, कुछ बच्चे गलत लिख देते हैं, log e n ऐसे लिख देते हैं, ये रॉन्ग मेथड है। सही मेथड है log लिखिए, यहाँ n लिखिए और इस जगह e लिखिए, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे लिखना होता है आपको log। इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस लैम्डा टी को मैं इधर ले आऊंगा और इसको इधर ले जाऊंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं, ताकि जो नेगेटिव है ये इधर जाके पॉजिटिव बन जाए। तो देखिए बेटा, इस माइनस लैम्डा टी को इधर लेकर आया तो ये हो जाएगा लैम्डा टी इज इक्वल टू log n0 बेस e माइनस log n बेस e। बात क्लियर है। चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, अब लघु गुणक थोड़ा सा सीख लीजिए आप। लघु गुणक, लॉगरिदम कहा जाता है इसे। लघु गुणक के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, देख लीजिए बेटा, ये काम आएंगे, इसे आपके केमिस्ट्री में भी काम आते हैं। अगर लिखा है log m प्लस log n, तो इसका मतलब होता है log m इंटू n।
ठीक है। सेकंड जो फॉर्मूला होता है वो होता है log m माइनस log n, कहीं लिखा है तो इसका मतलब होता है log m अपॉन n। कोई भी संख्या हो सकती है यहाँ पर, ठीक है ना, जरूरी नहीं यही हो। अब यहाँ पर देखो सेकंड फॉर्मूला काम आएगा log n नॉट माइनस log n। जहां पर भी बेस नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर बेस होता है, ठीक है, या तो 10 होगा या बेस e होगा। तीसरा फॉर्मूला होता है log a की पावर n, a की पावर जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है n, n ही लिख लेते हैं, तो इसका मतलब होता है जो पावर होती है वो बाहर आ जाती है, तो n इंटू log बेस log a, ठीक है, ये भी पावर है। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल देखिए, इसे लिखा है log 10 की पावर 2, तो इसका मतलब होता है 2 log 10, ठीक है, जो भी पावर है उसे बाहर लिख देते हैं। ये 3 फॉर्मूले आप ध्यान रखना। इसके बाद में कुछ वैल्यूज भी होती है, तो जब ये आपको मैं प्रश्न सॉल्व कराऊंगा तब मैं इसकी वैल्यू बताऊंगा। जैसे log 10 बेस 10 की वैल्यू होती है 1, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। इस तरह से बाकी सारी चीजें मैं वहां पे बताऊंगा। अभी 3 फॉर्मूले ध्यान रखना। इसमें भी आपके जो काम आने वाला फॉर्मूला है, फिलहाल ये फॉर्मूला यहाँ पर काम आ रहा है। तो देखिए बच्चों, इधर एक इसमें चौथा फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, जैसे कहीं लिखा है log n बेस e इज इक्वल टू t, इस तरह से लिखा है। तो जब हम प्रति लघु गणक लेते हैं, प्रति लघु गणक, इसका मतलब होता है एंटी लॉग, एंटी लॉग लिया जाता है। तो मतलब तरीका देखिए, इस n को यहीं रखते हैं और इस e, ये e इधर चला जाता है, e के ऊपर t आ जाता है, ये हो गया प्रति लघु गणक, ठीक है। दोबारा देखिए, इसको दोबारा समझा देता हूं मैं, क्योंकि अभी काम आएगा हमारे। इसे लिखा है आपके पास में log 2 बेस x इज इक्वल टू a, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। तो आपने प्रति लघु गणक लिया, तो जो ये संख्या लिखी है इसको ऐसे कैसे लिखिए, इस x की टक्कर a से करा दीजिए, तो x की a से टक्कर होगी तो मल्टीप्लाई नहीं होता है यहाँ पर, ये x की घात बन जाएगा, ये a, x की पावर क्या हो गया यहाँ पर a। और देखिए एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए। मान लीजिए लिखा हुआ है log a बेस b इज इक्वल टू c, आपने एंटी लॉग लिया, तो देखिए a की जगह a लिखेंगे, b की टक्कर से इसे करा दीजिए तो b की पावर c बन जाएगा, ये आ गया b की पावर c। इस तरह से यहाँ पर एंटी लॉग आपको लेना होता है। आप थोड़ा समझ ही गए होंगे। तो आगे इसको बढ़ाया मैंने, तो यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो माइनस जब भी आएगा तो यहाँ पर डिवीजन हो जाएगा। प्रति लघु गणक लेंगे हम, तो यहाँ पर हमने log m माइनस log n का फॉर्मूला यूज करा, तो यहाँ पर ये बन गया बच्चों लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू log n नॉट अपॉन n, ठीक। इसको पलट देते हैं, इसको इधर ले आके इसको उधर ले जाते हैं, ये हो गया log n नॉट अपॉन n इज इक्वल टू, बेस यहाँ पर e है, ठीक है ना, बेस यहाँ पर e चल रहा है, लैम्डा टी। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंटी लॉग लेने पर, एंटी लॉग लेंगे। तो अभी आपको मैंने बताया जब भी एंटी लॉग लेते हैं तो इसको एज इट इज लिखेंगे n नॉट अपॉन n, इस e से यहां पर टक्कर कराएंगे तो बेटा ये e की पावर बन जाएगा, तो e की पावर लैम्डा टी, ये सॉल्व हो गया। अब देखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, n नॉट को यहीं रहने दीजिए, n इंटू ई की पावर लैम्डा टी, इस e की पावर लैम्डा टी को यहां ले आइए, तो ये हो गया n नॉट अपॉन ई की पावर लैम्डा टी इज इक्वल टू n। तो बेटा देखिए n नॉट इंटू ई की पावर लैम्डा टी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा टी इज इक्वल टू n। तो फाइनली आंसर आया n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा। एक दो बार आप खुद भी इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ये कई बार पूछा जाता है, ये आपको सॉल्व करने के लिए आएगा। इसमें आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए। n है यहाँ पर किसी समय t पर सक्रिय परमाणु की संख्या, n नॉट है प्रारंभ में, अब t इक्वल टू 0 रखोगे तब परमाणु की संख्या, ये है चर घातांकी, इसे ही कहा जाता है रदरफोर्ड सोडी का चर घातांकी क्षय का नियम। क्षय का मतलब यहाँ पर
घट रहा है। यहाँ पर आप देखिए नेगेटिव चिन्ह आपको नजर आ रहा होगा, ये धीरे धीरे घटता चला जाएगा। अगला आता है बेटा इसका वक्र कैसे बनेगा, तो वो भी आप सीख लीजिए, इसका वक्र किस तरह से बनेगा। यहाँ तक कंप्लीट हुआ आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रदरफोर्ड डैश सोडी के चरघातांकी नियम जो आपने पढ़ा अभी का वक्र, या कैसे बोल सकते हो, या n इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी का वक्र। अब इसमें आप देखिए, इसमें एक तो 3 चीजें आप ध्यान रखना, वो क्या क्या तो रफली बता देता हूँ। n इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी में ये तो है किसी समय सक्रिय परमाणु की संख्या, बचे हुए सक्रिय परमाणु की संख्या, एन नॉट है प्रारंभ में, लैम्डा है शून्यतांक, टी है टाइम, और ये है चर, ठीक है, एक्सपोनेंशियल इंग्लिश में कहा जाता है इसको, एक्सपोनेंशियल नेगेटिव आ रहा है यहाँ पर। तो वक्र जब भी बनाते हैं तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अनुदिश बनाते हैं। यहां पर हमने लिया टाइम, यानी यहां बेटा हमने समय, और यहां लिया हमने सक्रिय नाभिकों की संख्या, ठीक है ना, हम चाहे तो परमाणु भी लिख सकते हैं, चाहे यहां पर नाभिक लिख सकते हैं, सक्रिय नाभिक की संख्या। अब t इक्वल टू 0, जैसे ही 0 था तो प्रारंभ में सक्रिय परमाणु की संख्या मैक्सिमम थी, तो यानी कि वक्र यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहां से वक्र स्टार्ट हुआ। अब जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा सक्रिय परमाणु की संख्या घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, और बहुत अनंत समय पर जाके सक्रिय परमाणु की, एक तो रेडियो एक्टिविटी ये जो है बेटा, इस तरह की अभिक्रिया कभी खत्म नहीं होती है, चलती ही रहती है, अनंत समय तक चलता रहेगा ये प्रोसेस। आपको तो ये मान लेना कि अनंत समय पे जाकर सक्रिय परमाणु की संख्या 0 हो जाएगी। अभी घटेगा कैसे, तो चर घातांकी रूप में घटेगा, ये चर घातांकी, कोई ऐसा इस तरह का आपको वक्र बनाना होगा, और इस वक्र को ही कहा जाता है n इज इक्वल टू एन नॉट ए की पावर माइनस लैम्डा टी। यहां पर आप लिखना एन नॉट, ये है प्रारंभिक सक्रिय परमाणु की संख्या। आपने जैसे t यहां पर कोई टाइम लिया t1, तो उस समय इतना बचेगा, t2 पर और कम हो गया, t3 पर और कम हो गया, इस तरह से। तो बेटा ये आपको वक्र भी ध्यान रखना है, क्या वक्र है ये, n इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी का वक्र है। तो वक्र इस तरह का आता है, इस वक्र को कहा जाता है चरघातांकी वक्र, बहुत तेजी से घटता जाता है ये, ठीक है। इसके बाद आता है अर्ध आयु। अर्ध आयु किसे कहा जाता है, तो देखिए बेटा थोड़ा समझा देता हूं मैं इसको, कंप्लीट मैं इसको कल कराऊंगा। अर्ध आयु का जो कॉन्सेप्ट है वो कल के वीडियो लेक्चर में देखेंगे, तो समझ लीजिए आप अर्ध आयु किसे कहा जाता है। हाफ टाइम है वैसे तो ये अर्ध आयु, इंग्लिश में कहा जाता है इसे हाफ टाइम। इसे TH से लिखा जाता है या T1/2 से लिखा जाता है, ठीक। देखिए परिभाषा इसकी कि वह समय जिसमें सक्रिय परमाणु की संख्या घटकर, बड़े ध्यान से सुनिएगा, वह समय जिसमें सक्रिय परमाणु की संख्या घटकर अपने प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है। तो मान लीजिए मैं थोड़ा सा आपके यहाँ पर लिटरेट करता हूं कि शुरुआत में सक्रिय परमाणु की संख्या जैसे मान लीजिए 400 है, ठीक है, यानी एन नॉट की वैल्यू 400 है। तो एक अर्ध आयु के पश्चात, एक अर्ध आयु के पश्चात कितना बचेगा, एक अर्ध आयु के पश्चात ये हो जाएगा 200। अर्ध आयु की परिभाषा मैंने आपको अभी भी बोला कि वह समय जिसमें सक्रिय परमाणु की संख्या, ऐसा नहीं है कि सर अर्ध आयु, किसी का अर्ध आयु 2 साल है तो उसकी पूरी आयु ही 4 वर्ष होगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको डबल नहीं करना है, ये मनुष्य के लिए होता है, इनके लिए नहीं है ऐसा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि किसी मनुष्य की पूरा जीवन काल ही उसका
80 वर्ष था तो आपसे पूछा जाए कि बताओ उसकी अर्धायु कितनी थी, तो आप 2 का भाग लगा देंगे और कह देंगे 40 वर्ष। तो ये मनुष्य के लिए तो सत्य है, यहाँ पर अर्धायु का सेंस कुछ और है, इसलिए आपको परिभाषा थोड़ी ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है। यहाँ पर अर्धायु का मतलब है कि वह समय जिसमें सक्रिय परमाणुओं की संख्या वह समय जिसमें सक्रिय परमाणुओं की संख्या, तो प्रारंभिक है, ये है सक्रिय परमाणुओं की संख्या अपने प्रारंभिक मान, अभी यहाँ पर 400 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 200, यानी ये घटता गया, 400 से घटना स्टार्ट करा, 399, 398, 300, तो ऐसा कौन सा समय आएगा जब ये आधी हो जाएगी, तो जहां पर ये आधी हो गई उसे कहा जाएगा अर्धायु। और देखिए और समझिए आप, मान लीजिए ये बाल्टी है, इस बाल्टी में मान लीजिए इस बाल्टी में 160 लीटर पानी भरा हुआ है, ठीक है, बड़ी बाल्टी है। अब इसमें आपने यहां पर छेद कर दिया और कंटिन्यूसली पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है। अर्धायु की डेफिनेशन क्या है, वह समय जिसमें सक्रिय परमाणु की संख्या, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वह समय जिसमें ये पानी अपने प्रारंभिक मान का आधा हो जाए। तो बेटा जैसे मान लेते हैं कि इसकी अर्ध आयु है, मान लेते हैं अपन 10 मिनट, इसकी अर्धायु कितनी है 10 मिनट, तो 10 मिनट बाद देखते हैं तो ये पानी कितना हो जाएगा 160 था, तो आधा कितना हो जाएगा 80 लीटर, और 10 मिनट बाद देखते हैं तो कितना हो जाएगा 80 का आधा 40, और 10 मिनट बाद देखते हैं तो कितना हो जाएगा 20, और 10 मिनट बाद देखते हैं तो 10, फिर 5, फिर 2.5, फिर 1.25, इस तरह से चलता रहेगा। दोबारा समझिए, शुरुआत में पानी है इसमें 160 लीटर, यहां से पानी बाहर निकलना स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। इससे हम इसको रिलेट करके मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाए। इस बाल्टी में कुल मिलाकर 160 लीटर पानी था, आपने होल करा, पानी कंटिन्यूसली बाहर निकल रहा है, इसकी अर्धायु हमने मान ली है, आपको दे रखी है कि इसकी अर्धायु है 10 मिनट, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके प्रारंभिक मान का आधा हो जाए, तो ये यहां पर पहुंच गया, अब इसमें पानी रह गया 80 लीटर, ठीक है बेटा, यहां पर पहुंचते 80 लीटर, तो 10 मिनट बाद 80 लीटर, और 10 मिनट बाद यहां पर और पहुंचेगा, तो बेटा कितना रह जाएगा, यानी 20वें मिनट पे यहां पर 40 लीटर, और 10 मिनट बाद यानी आधे घंटे बाद इसका भी आधे घंटे बाद कितना हो जाएगा ये 20 लीटर, यानी हर एक अर्धायु के पश्चात इसके सक्रिय परमाणु की संख्या घटकर अपने प्रारंभिक मान का आधा होता चला जाएगा। तो यहां पर आप इसको और समझ लीजिए, देखिए प्रारंभ में सक्रिय परमाणु की संख्या थी 400, एक अर्धायु के पश्चात ये 200 बचेगी, सेकंड अर्धायु के पश्चात, दूसरी अर्धायु के पश्चात ये 100 हो जाएगा, तीसरी अर्धायु के पश्चात ये 50 हो जाएगा, चौथी अर्धायु के पश्चात ये 25 हो जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा, फिर ये 12.5 इस तरह से आगे बढ़ता ही रहेगा। आप थोड़ा सा समझ में आया होगा, आपको कम से कम अर्धायु पढ़ रहे हो तो अर्ध तो आया, आपको समझ में आया होगा, हाफ समझ में आया होगा, पूरा भी आपको समझ में आ जाएगा। आप बिल्कुल प्रयास करते रहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लेते हैं कि किसी अभिक्रिया में प्रारंभ में 1024 नाभिक है, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने, और इसकी अर्धायु है 1 घंटे। कितनी बेटा इसकी अर्धायु, मान लेते हैं अर्ध आयु दे रखी है हमें 1h, ये शुरुआत की बात है 1000, यानी t=0 पर परमाणु कितना है बेटा 1024, हम यहाँ पर एनवन कुछ नहीं लेते हैं ताकि आपको इस चीज समझ में आ जाए। तो आपने देखा अर्धायु यहाँ पर एक अर्धायु यानी फर्स्ट अर्ध आयु, आपने स्टॉप वॉच ऑन करी, यहाँ पर जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट हुआ तो यहाँ पर इसका आधा कितना हो जाएगा 512 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 512 बचेगा यहाँ पर। दूसरी अर्धायु पश्चात यानी अब यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा 2h, 2 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे। अगर ये अभिक्रिया सुबह 6 बजे स्टार्ट करी आपने तो 7 बजे कितने देखे आपने 512, 8 बजे कितने देखे 256। तीसरी अर्धायु पर यानी यहाँ पर जब 3 घंटे कंप्लीट हो गए तो कितने बचेंगे, इसका आधा 128। चौथी अर्धायु पर यानी 4h जैसे ही कंप्लीट होंगे कितने बचेंगे बेटा 128 का आधा 64 बचेगा।
आई थिंक आपको समझ में आया होगा। शुरुआत में t इक्वल टू 0 पे, चूंकि यहाँ पर अर्ध आयु 1 घंटे है तो t इक्वल टू 0 पर ये पूरा 1024 था। एक अर्ध आयु पश्चात यानी 1 घंटे बाद 512, 2 घंटे बाद 512 का आधा 256, 3 घंटे बाद 256 का आधा 128, 4 घंटे बाद 128 का 64, इसके बाद में 5 घंटे के पश्चात 64 का आधा 32, फिर 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, इस तरह से अभिक्रिया चलती रहती है। अब चूंकि यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है 1024 हो, यहाँ पर नाविकों की संख्या कई करोड़ों क्या अरबों में होती है बेटा, 10 की पावर 25, 28 इस तरह से रहता है। तो यह अभिक्रिया लंबे समय तक चलती रहती है। लेकिन चूंकि छोटा सा एग्जाम्पल से हमने आपको समझाया, अर्ध आयु का मतलब होता है वह समय, दोबारा से आप मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आप इसको याद कर लेना, फिर कल इसको कंप्लीट भी करा दूंगा। वह समय जिसमें सक्रिय नाभिकों की संख्या घटकर भाई यहाँ पर घटेगा ना, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं कि बढ़ जाएगा 1024 तक, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि 1025 हो जाएगा, हमेशा यहाँ पर घटेगा बेटा। टाइम बढ़ेगा या घटेगा, क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में n इक्वल टू n0 इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी आया है, ठीक है, तो ये घटेगा। वक्र भी कैसा आया है, वक्र भी बनाया था, तो यहाँ पर मैक्सिमम था और घटता चला जाएगा जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे घटेगा। बाल्टी का एग्जांपल ले लीजिए, बाल्टी में आपने नीचे होल कर रखा है तो पानी तो घटता चला जाएगा, ऐसा तो नहीं ना पानी बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो वह समय जिसमें सक्रिय नाभिकों की संख्या घटकर अपने प्रारंभिक मान की आधी मतलब हाफ रह जाती है अर्ध आयु कहलाती है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखना, ठीक है ना। बाकी कल यहाँ तक का तो आप कंप्लीट कर लेना। रदरफोर्ड सोडी का चरघातांकी क्षय का नियम अगर आप नोट्स लिख रहे हो तो अर्ध आयु का कल दोबारा से इसको समझाऊंगा, ठीक है। इस परिभाषा का थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।